हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल का सेकंड लेक्चर। टेबल के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किए थे कि क्या आपके एलिमेंट्स होते, एलिमेंट्स को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया था, एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्या इनके पीछे की कहानी होती है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा गया था। ये सारी बातें मैंने आपको पहले लेक्चर में शेयर कर दी है। उसके अलावा साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पहले लेक्चर के अंदर एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक जिसका नाम था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश को भी एक्सप्लेन किया था। मुझे लगता है आप लोगों ने उसको अच्छे से देख लिया होगा। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं, सेकंड जो एपिसोड हमारा ये है। इस लेक्चर को देखने से पहले आप कमेंट माध्यम में प्लीज आपको ये बताना है कि पहला वीडियो आपको पसंद आया या नहीं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले टेबल का खात्मा करने वाले हैं। जरा आप ध्यान दीजिए, वो सारे पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं बच्चों, उसका नाम है परमाणविक त्रिज्या। क्या होता है दोस्तों? परमाणविक त्रिज्या की बात करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं परमाणविक त्रिज्या। परमाणविक त्रिज्या जरा समझने की कोशिश कीजिए आप लोग भाई साहब। आज के इस लेक्चर में बात करने वाले परमाणविक त्रिज्या या एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियस बोल दो, एटॉमिक रेडियाई बोल दो, एक ही बात है। एटॉमिक रेडियस कर लेता हूं ना, एटॉमिक रेडियस। बड़ा शानदार टॉपिक है और मान के चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ज़रा आप ध्यान देना, क्या इसकी कहानी होती है बच्चों, क्या इसकी कहानी होती है। करेक्ट, देखो हम बात करने वाले हैं बच्चों एटॉमिक रेडियस की बात करने वाले हैं। ध्यान से आप समझने की कोशिश करना, एकदम आसान टॉपिक है, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एटॉमिक रेडियस या परमाणविक त्रिज्या का एक्चुअल मतलब क्या होता है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग आवर्त सारणी के अंदर दाएं से बाएं जाते हैं तो आकार में कमी हो जाती है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार में वृद्धि हो जाती है। तो क्या इसके पीछे की कहानी है? क्या हमेशा ऐसा होता है कि हमेशा ऊपर से नीचे जाने पर आकार में वृद्धि होगी, कि हमेशा दाएं से बाएं जाने पर आकार में कमी होगी? क्या ये एक्चुअल रीजन सही है क्या दोस्तों? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ट्रेंड हमेशा फॉलो नहीं होता है, इसको बोला जाता है सामान्यतया बोला जाता है। आप लोगों को पता है कि सामान्यतया आवर्त सारणी के अंदर ऊपर से नीचे जाने पर आकार में वृद्धि होती है, जबकि दाएं से बाएं जाने पर आकार में कमी होती है। सामान्यतया शब्द बोला है मैंने, हमेशा नहीं बोला, सामान्यतया बोला है, क्योंकि शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सही है, एक सेकेंड आप लोग जरा ध्यान देना, फटाफट डाल दीजिए आप लोग हेडिंग। मैं स्टार्ट करने वाला हूं ना, एक सेकेंड। चलो देखो प्यारे बच्चों, क्या कहानी होती है। देखो, परमाणविक साइज की बात करने से पहले आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए प्रभावी नाभिकीय आवेश का। प्रभावी नाभिकीय आवेश का, इसके बारे में कल के लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इसको आप लोग जेड इफेक्टिव बोलते हो। ओके, इसको आप लोग क्या बोलते हो? जेड इफेक्टिव। उसमें मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था प्यारे बच्चों कि लेट सपोज ये हमारा कोई नाभिक है और इसका आवेश होता है, इसको आप न्यूक्लियर चार्ज बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा जी? न्यूक्लियर चार्ज। समझने की कोशिश कीजिए। और इस नाभिक के चारों क्या प्रेजेंट होती है? कक्षाएं प्रेजेंट होती है। और इन कक्षाओं में कौन चक्कर लगाते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। सही है, तो ये लो इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। देखो बेटा, ये लो, ऐसे ही कुछ ऐसे ही मेरे मन से मैंने बना दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बच्चा ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं आउटर शेल। क्या बोलते हैं बेटा जी? आउटर शेल इसको बोला जाता है। इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इनर शेल। क्या बोलेंगे? इनर शेल। और इसको बोलेंगे इंटरविनिंग शेल। क्या बोलेंगे दोस्तों? इंटरविनिंग शेल। तो जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब क्या होता है कि इन इलेक्ट्रॉन की वजह से, इन इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन और इस नाभिक के बीच में जो अट्रैक्शन था उसमें क्या आती है? कमी आती है। और उसी कमी को अपन क्या बोलते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश बोलते हैं। ठीक है, चलो दूसरी वाली बात, दूसरी कहानी यह थी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा
तो साइज क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन ज्यादा हो जाते हैं। करेक्ट। अब अपन साइज की बात करने वाले हैं बच्चों। तो साइज के अंदर जो हम बात करेंगे वो 4 प्रकार की साइज की बात करेंगे। एक तो बात करेंगे सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या, ओके। एक तो बात करेंगे बच्चों सहसंयोजक त्रिज्या, इंग्लिश में बोलते हैं कोवलेंट रेडियस। सेकंड जो हम बात करेंगे बच्चों वो बात करेंगे धात्विक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या। थर्ड जो बात करने वाले हैं उसको अपन बोलेंगे वांडरवाल त्रिज्या, वांडरवाल त्रिज्या। और बच्चों चौथी जो अपन बात करने वाले हैं उसका नाम है आयनिक त्रिज्या। ये 4 प्रकार की रेडियस अपने को समझनी है और बड़ी शानदार है भाई, बड़ी शानदार, बड़ी जबरदस्त कॉन्सेप्ट होता है। ओके, 4 प्रकार की त्रिज्याओं के बारे में आपको जानकारी होना बेहद जरूरी होता है बच्चों। तो पहली जो त्रिज्या होती है, अगर मैं इसके बारे में आप लोगों से कुछ एक्सप्लेन करूं तो मैं आपको यह एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि सहसंयोजक त्रिज्या का मतलब होता क्या है। फिर अपन डिस्कस करेंगे बच्चों धात्विक त्रिज्या का मतलब क्या होता है। फिर अपन यहां से कवर करेंगे वांडरवाल त्रिज्या का मतलब क्या होता है। फिर यहां से कवर करेंगे अपन आयनिक त्रिज्या का मतलब क्या होता है। ओके, आराम से टॉपिक को देखना। जो बातें आपको लिखवाने के लिए भूली जा रही है वो आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से लिख सकते हो, साथ साथ में लिखोगे तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। करेक्ट। तो अब अपन बात करते हैं कि सर सहसंयोजक त्रिज्या का मतलब क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों सहसंयोजक त्रिज्या का मतलब क्या होता है, ऐसी रेडियस जो कोवलेंट मॉलिक्यूल के बीच में प्रेजेंट होती है, ऐसी रेडियस जो सहसंयोजक बंध में उपस्थित होती है, सहसंयोजक अणु के अंदर उपस्थित होती है। यस और नो। अब सहसंयोजक का मतलब क्या होता है कि भाई ऐसे अणु जो परमाणु के ऑर्बिटल्स के क्या होता है ओवरलैपिंग से बनता है बेसिकली। करेक्ट। ऐसा अपन कह सकते हैं कि मान के चलो ये हमारा कोई परमाणु है और दूसरा परमाणु ये आपस में क्या कर रही है, इंटरमिक्स कर दिया भाई साहब, सही। और ये परमाणु का नाभिक है दोस्तों और ये परमाणु का सेंटर है। यस नाभिक है। यस और नॉट। प्यारे बच्चों मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि भाई साहब इस सेंटर से इस सेंटर की जो डिस्टेंस होती है इसको अपन बोलेंगे डिस्टेंस, डी बोलेंगे भाई साहब, डी। अगर इसको ए मान लूं, इसको ए मान लूं तो क्या बोल देंगे, डी ए। लेकिन जो रेडियस क्या होती है, रेडियस होती है ये वाली, ये। इस डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या बोलेंगे दोस्तों, रेडियस। कौन सी रेडियस, आर कोवलेंट। क्या बोलेंगे, आर कोवलेंट या आर सहसंयोजक। तो पता क्या चला प्यारे बच्चों, जो डी ए होती है वो क्या होगी प्यारे बच्चों, जरा ध्यान देना। जो आर कोवलेंट होगी, जो आर कोवलेंट होगी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो मेरे साथियों कि जो आर कोवलेंट होती है ना बच्चों, कोवलेंट का मतलब होता है प्यारे बच्चों सहसंयोजक, ये होता है DAA/2, मतलब डिस्टेंस का आधा हो जाता है। तो यहां से DA क्या निकलेगा प्यारे बच्चों, तो आप क्या कहोगे, DAA इज इक्वल टू 2 × R कोवलेंट। पहली बात तो ये आपको समझ में आनी चाहिए। सहसंयोजक अणुओं के बीच में जो त्रिज्या निकाली जाती है उसको बोला जाता है सहसंयोजक त्रिज्या। करेक्ट। पहली बात तो आपको यह समझ में आनी चाहिए। दूसरी अपन धात्विक त्रिज्या की बात करते हैं। तो भाई साहब धातु के पार्टिकल्स के मध्य जो त्रिज्या प्रेजेंट होती है, जो अटैचमेंट होता है, धात्विक बंधों के मध्य जो अटैचमेंट होता है, उनमें सेंटर और सेंटर के बीच की दूरी को डिस्टेंस बोलेंगे और उनका हाफ कर देंगे तो क्या बन जाएगा, रेडियस या त्रिज्या बन जाएगी। इसमें क्या होता है ना मेरे प्यारे साथियों, इसमें यह कहानी बनती है कि ये हमारा कोई एक मेटल पार्टिकल्स है और ये हमारा कोई दूसरा मेटल पार्टिकल्स है। इस तरीके से कनेक्शन में रहते हैं और ये इसका सेंटर बन गया और ये इसका सेंटर बन गया। यस और नोट। तो बताओ प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करना चाहता हूं इस सेंटर से इस सेंटर का डिस्टेंस ये हो गया डिस्टेंस, इसको बोलेंगे डिस्टेंस। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। DAA मान लो एक तरीके से। तो इसकी रेडियस क्या बनेगी, तो रेडियस क्या बनेगी प्यारे बच्चों, यही तो बनेगी भाई साहब, ये वाला बीच वाला सेंटर आ गया और इसको अपन क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे, येलो आर। लेकिन कौन सी रेडियस, आप कहोगे मेटेलिक रेडियस। धातु को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मेटल्स बोलते हैं। तो पता क्या चला यहां से कि जो आर मेटेलिक रेडियस होती है, जो आर मेटेलिक होती है वो किसके इक्वल होती है, वो होती है DAA/2। ठीक। तो यहां से DA क्या निकलेगा, सेम उसी तरीके से DA इज इक्वल टू
आर मेटेलिक मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमने निकाल दिया मेटेलिक रेडियस, धात्विक त्रिज्या। अच्छी बात है। क्वेश्चन कहां से बनेगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। अब जो अपन बात करने वाले प्यारे बच्चों, वान डेर वाल त्रिज्या की बात करने वाले। सबसे पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि वान डेर वाल त्रिज्या कहां पर उपस्थित होती है। तो मेरे साथियों, जो वान डेर वाल त्रिज्या होती है वो अक्रिय गैसों के अंदर उपस्थित होती है। जो हमारा ग्रुप नंबर 18 होता है, जो इनर्ट गैस होता है, जिसको आप लोग जीरो ग्रुप कहा जाते हो, उसके अंदर कौन सी रेडियस प्रेजेंट होती है? वान डेर वाल। अब गैसियस अणु के बीच में इस तरीके से पार्टिकल्स अरेंज होते हैं कि मान के चलो एक पार्टिकल्स यहां प्रेजेंट है, दूसरा पार्टिकल किसी डिस्टेंस पर यहां प्रेजेंट है, यस और नॉट? कनेक्शन में नहीं है। इसका सेंटर ये हो गया और इसका सेंटर ये हो गया। अब मुझे बता दो कि रेडियस कौन सी होगी दोस्तों? तो यहां पर इसका बीच का सेंटर होगा, तो इस सेंटर और इस सेंटर के जो बीच का डिस्टेंस है ना बच्चों, उसको अपन बोला करते हैं आर वान डेर वाल। क्या बोलेंगे दोस्तों? आर वान डेर वाल। और ये पूरा डिस्टेंस क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा डिस्टेंस, डी बोल देंगे इसको अपन। क्या बोल देंगे बच्चों? डी। डी ए मान लो एक तरीके से आप लोग, यस और नॉट? तो ये सारी बातें अपने को पता होनी चाहिए। तो आप लोगों ने क्या देखा साथियों कि बेसिकली जो हमारी त्रिज्या होती है, एक तो सहसंयोजक होती है, एक धात्विक हुआ करती है और एक वान डेर वाल हुआ करती है। वान डेर वाल रेडियस कहां प्रेजेंट होती है? तो आप लिख सकते हो अक्रिय गैसों में उपस्थित होती है। क्या लिख सकते हो बेटा जी? अक्रिय गैसों के अंदर। और अक्रिय गैस कौन सी होती है? तो आप क्या बोलोगे? अक्रिय गैस ग्रुप नंबर 18 को बोला करते हैं। ग्रुप नंबर 18 को अक्रिय गैस बोला करते हैं। अक्रिय गैसों में कौन सी त्रिज्या पाई जाती है? वान डेर वाल त्रिज्या पाई जाती है। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा अपन और आगे चलते हैं, अपन आयनिक त्रिज्या की बात करते हैं। आयनिक त्रिज्या का मतलब क्या होता है? बेसिकली ये हम बात करेंगे, एक तो बात करेंगे धनायनिक त्रिज्या, और एक अपन बात करेंगे बच्चों ऋण आयनिक त्रिज्या। बोलो बात समझ में आ गई क्या भाई साहब? कैटायनिक मतलब प्लस, एनायनिक मतलब माइनस। ओके, तो इन त्रिज्या को अपन एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है उसको अपन देखते हैं मेरे साथियों। पहला क्वेश्चन यहां से बनने की 100% पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है कि मान के चलो आपको 3 प्रकार की रेडियस दे हो। एक तो कौन सी दे? वान डेर वाल दे दे, एक मेटेलिक दे दे, और एक आपको दे दे सहसंयोजक मतलब कोवलेंट। भाई इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इसको तो बोलते हैं कोवलेंट, कोवलेंट रेडियस। इसको बच्चों बोलते हैं मेटेलिक रेडियस। क्या बोलेंगे दोस्तों? मेटेलिक रेडियस। आराम से समझो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। इसको अपन बोलते हैं वंडर वॉल रेडियस, वंडर वॉल्स। क्या बोलेंगे? वंडर वॉल्स रेडियस। और इसको अपन बोलेंगे आयोनिक रेडियस। ओके माय डियर, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अगर इन तीनों की मैं बात करना चाहता हूं तो मेरे प्यारे बच्चों, जो ऑर्डर निकलता है, जो क्रम निकलता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी रेडियस होती है वान डेर वाल। कौन सी होती है बेटा जी? वान डेर वाल। वान डेर वाल के बाद होती है धात्विक। कौन सी होती है भाई साहब? धात्विक। और धात्विक के बाद कौन सी होती है? सहसंयोजक। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आपको छपा हुआ मिल सकता है। ये हमने निकाल दिया त्रिज्या का क्रम कि सबसे ज्यादा बड़ी रेडियस कौन सी होती है? आप कहोगे वान डेर वाल रेडियस, उसके बाद धात्विक रेडियस, और उसके बाद सहसंयोजक। पहला क्वेश्चन बनने की संभावना यहां से हो जाती है। दूसरा सवाल कि जो हमारी वान डेर वाल त्रिज्या होती है वो कहां प्रेजेंट होती है? ग्रुप नंबर 18 के तत्वों के अंदर प्रेजेंट होती है। और ग्रुप नंबर 18 को अक्रिय गैस बोलते हैं, या फिर आप लोग इनको नोबल गैस भी बोलते हो, है ना? नोबल गैस भी बोलते हो, या आप इनको इनर्ट गैस भी बोलते हो, सही है? या आप इनको जीरो ग्रुप भी बोला करते हो। जीरो ग्रुप क्यों बोलेंगे? क्योंकि जीरो ग्रुप मेंडलीफ ने एक्सप्लेन किया था भाई साहब, सही है? तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। बताओ ये छोटी सी बेसिक बात आपको समझ में आई या फिर नहीं? एकदम इजी कॉन्सेप्ट होता है बेटा जी। त्रिज्या का मतलब क्या होता है कि जो सेंटर से बीच का डिस्टेंस है उसी को अपन क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। 4 प्रकार की होती है, धात्विक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या, वान डेर वाल त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या। बढ़िया बात है। सबसे पहले अपन बात करने वाले कि धात्विक त्रिज्या का मतलब क्या होता है, या मैं बात कर लूं सहसंयोजक त्रिज्या का मतलब क्या होता है। अरे ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कोवलेंट बॉन्ड उपस्थित होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं, उनमें क्या होता है? जो डिस्टेंस निकाली जाती है, जो त्रिज्या निकाली जाती है, उसको क्या बोलेंगे? कोवलेंट बोलेंगे। धात्विक पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है? मेटेलिक्स होती है।
और अक्रिय गैसों में कौन सी होती है, इस तरीके की त्रिज्या प्रेजेंट होती है। मुझे लगता है आप लोगों को ये वाली बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब मैं चाहूंगा प्लीज आप लोग थोड़ा सा इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ूंगा और सबसे पहले जो हम कवर करेंगे वो आयनिक त्रिज्या को कवर करेंगे और है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं आप लोगों को अभी क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, मैं आप लोगों को अभी क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ये एसी तो पागल हो गई, बिल्कुल गर्म हवा फेंक रही है ना, एसी को तो बंद करते अपन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आयनिक त्रिज्या की बात करेंगे। करेक्ट, ओके माय डियर। मुझे लगता है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छे नोट्स बनेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर से मैं आपका रिवीजन भी करवा दूंगा, तो मैं इसको यहां से स्किप करता हूं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग डाल दीजिए बच्चों हेडिंग आयनिक त्रिज्या, और है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों, आयनिक त्रिज्या। और यहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं अक्सर। आयनिक त्रिज्या की बात करेंगे और 3-4 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, आप ही को बताना है। इसको बोलते हैं आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस। देखो क्या बच्चों क्या कहानी होती है, बड़ी जबरदस्त कहानी है एकदम। मैं देखो एकदम सुकून से आपको पढ़ा रहा हूं, कोई टेंशन वाली बात आपको होनी नहीं चाहिए। एक बारी मैं चेक तो कर लूँ लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक सेकंड में लेक्चर को चेक कर लेता हूं कि रिकॉर्ड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। चल रहा है, ओके। तो माय डियर प्लीज आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए, आपका पूरा ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। कोई बात आपको समझ में नहीं आए तो आप अगले दिन कमेंट माध्यम में पूछ सकते हो, या मेरे व्हाट्सअप नंबर आपके पास में, वहां से आप लोग पूछ सकते हो। आयनिक त्रिज्या की बात करेंगे। अब आयनिक त्रिज्या 2 प्रकार की होती है, एक तो प्यारे बच्चों आपकी होती है केटाइनिक, और एक होती है आपकी एनाइनिक। समझो, आराम से समझेंगे। एक तो कौन सी होती है मेरे प्यारे बच्चों, एक तो मेरी होती है धनायनिक। किसकी बात करेंगे, धनायनिक की बात करेंगे, धनायनिक त्रिज्या। अब देखो धनायनिक मेरे को पसंद नहीं है तो मैं इसको बोलता हूं केटाइनिक, केटाइनिक। और एक होती बेटा जी ऋण आयनिक त्रिज्या। अब मेरे को तो लिखना भी नहीं आता वैसा हिंदी के अंदर सही से, ऋण आयनिक त्रिज्या। और इसको अंग्रेजी में क्या बोलोगे, एन आयनिक रेडियस। करेक्ट। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सर धनायनिक त्रिज्या का मतलब क्या होता है। कि लेट सपोज प्यारे बच्चों ये कोई एक एटम है, कुछ भी मान लीजिए, और अगर इस एटम के अंदर से मैं एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूं, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूं तो बन जाता है A+, मतलब इसका केटाइन बन गया। क्या बन गया दोस्तों, इस A का क्या बन गया, केटाइन बन गया। ओके, तो अगर मैं A+ के अंदर से फिर से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता हूं तो साथियों ये क्या बन जाएगा, A+2। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं A+2 के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को और रिमूव कर दूं तो क्या बनेगा, A+3, और ये एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। तो सवाल ये उठता है कि भाई साहब आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो, एक तरीके से आप ये कह सकते हो ना कि आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो तो कोशों की संख्या को आप कम कर रहे हो। तो कोशों की संख्या कम होगी तो साइज का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पता क्या चला कि अब आपसे कर लूं कि A+, A+2, A+3 में से सबसे छोटी साइज किसकी होती है या सबसे बड़ी साइज किसकी होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ट्रेंड आपको याद करना है दोस्तों। वो आपको याद करना है कि जो आकार होता है ना, आकार व्युत्क्रमानुपाती होता है धनायन पर आवेश, धनायन पर आवेश। कि धनायन पर जितना ज्यादा आवेश होगा आकार उतना ही कम हो जाएगा। ये व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है। अब बताओ A+, A+2, A+3 में से धनायन पर ज्यादा आवेश किधर है, आप कहोगे सर यहाँ पे +3 है। तो धनायन पर जितना ज्यादा आवेश रहेगा आकार उतना कम रहेगा। तो A+3 तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। इससे बड़ा कौन हो जाएगा, A+2। उससे बड़ा कौन हो जाएगा, A+, और इनमें सबसे बड़ा कौन होगा, A। यस और नोट। तो पता क्या चला बच्चों कि जितना ज्यादा धनायन होगा आकार उतना ही छोटा। तो ये तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा, सबसे छोटा, और A क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा। यस और नो। तो पता क्या चला कि केटायन पर जितना ज्यादा आकार होगा मेरे बच्चों उसका आकार उतना ही छोटा होगा। केटायन पर जितना ज्यादा आवेश होगा आकार उतना ही छोटा होगा। ये पहली बात आपको समझ में आती है।
अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे लेट सपोज ये कोई ए है, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और ये बनाता है ए माइनस, यस और नॉट। इसी तरीके से ये कोई ए माइनस है, अभी कैसे इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, कैसे अपन पढ़ेंगे आगे। जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं ना, उसको तो बोला जाता है आयनन ऊर्जा या आयनन विभव, उसको तो क्या बोलते हैं अपन, आयनन विभव, बाद वाला टॉपिक है भाई साहब। और जब इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या बोलेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये दो कॉन्सेप्ट इसके बाद अपन डिस्कस करने वाले हैं। अगर ए माइनस ने एक इलेक्ट्रॉन को और गेन कर लिया तो बच्चों बन जाएगा ए माइनस टू, ए माइनस टू और इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो बन जाएगा ए माइनस थ्री। तो जैसे जैसे माइनस इंक्रीज होता जाएगा साइज इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि यहां पे जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है आकार समानुपाती ऋण आवेश, कि ऋण आवेश जितना ज्यादा होगा आकार उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ए माइनस थ्री, फिर कौन हो जाएगा ए माइनस टू, फिर कौन हो जाएगा ए माइनस, यस और नोट। तो यहां पर आपको एक बात यह समझनी बहुत जरूरी है कि धनायन पर जितना ज्यादा आपको आवेश दिखेगा बच्चों, आकार उतना ही छोटा रहेगा, बट ऋण आयन पर जितना ज्यादा आपको आवेश दिखेगा प्यारे बच्चों, आकार उतना ही बड़ा रहेगा, यस और नोट। तो आपके पास में तीन ट्रेंड होते हैं। तीन ट्रेंड ये कि मान के चलो आपके पास में एक तो ए है, एक ए प्लस है और एक ए माइनस है। तीन चीजें आपके सामने हैं, आपको बोल दे कि इनको भाई साहब तुम आकार के क्रम में अरेंज करो, कि सबसे बड़ा कौन, उससे छोटा कौन, सबसे छोटा कौन। तो याद रखना, जो माइनस वाला होता है वो सबसे बड़ा होता है, उसके बाद में न्यूट्रल होता है, उसके बाद में पॉजिटिव होता है। ये बेसिकली हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं सामान्यतया। किसकी बात करते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं, सामान्यतया बात कर रहा हूं, सम इलेक्ट्रॉनिक। माइनस सबसे आगे आएगा, माइनस के बाद में उदासीन आएगा, फिर धनावेशित आएगा। ये बेसिकली ऋण आयन और धनायन का आकार के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखो मेरे भाई साहब, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं और उन क्वेश्चंस के आप लोग मुझे प्लीज आंसर देना, करेक्ट। उन क्वेश्चंस के प्लीज आप लोग मुझे आंसर देना, जरा ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। पहले अपन थोड़ा सा आगे चल लेते हैं, सेकंड पेज को भी मैंने स्किप कर दिया यहां से। अब देखो क्वेश्चंस क्या बनते हैं। देखो जनरली क्या होता है, एक बार एसी बंद कर दूं, एक सेकंड, नीचे से भगवान जी को बुलाओ ना। हाँ तो प्यारे बच्चों जरा आप ध्यान देना, यहां पे हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे ट्रेंड की बात करेंगे प्यारे बच्चों, ट्रेंड की बात करेंगे। ट्रेंड क्या होता है पहले ये देख लो आप लोग, कि आपकी आवर्त सारणी कुछ इस तरीके से बनी होती है, सही। ये हमारी आवर्त सारणी कुछ इस तरीके की बनी होती है। ऊपर से नीचे वाले को आप ग्रुप बोलते हो और दाएं से बाएं वाले को आप पीरियड्स बोलते हो, करेक्ट। प्यारे बच्चों इसको तो अपन क्या बोलेंगे, जरा ध्यान से देखना, इसको तो बोलेंगे एक तरीके से टॉप, इसको बोलते बॉटम। क्या बोलेंगे, बॉटम। इसको बोलेंगे लेफ्ट और इसको क्या बोलेंगे, राइट, सही, राइट। देखना प्यारे बच्चों कहानी क्या होती है कि अगर हम लोग आवर्त सारणी के अंदर, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि ऊपर से नीचे जाते, वरस ध्यान से देखना बच्चों, आवर्त सारणी के अंदर अगर हम लोग ऊपर से नीचे जाते, टॉप टू बॉटम हम माइग्रेट करते, तो आपको पता होना चाहिए जो आकार होता है ना वो क्या होता है, बढ़ता है। आकार क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि कोशों की संख्या में वृद्धि होती है। कोशों की संख्या में क्या होती है बच्चों, वृद्धि होती है, यस और नोट। आपसे सवाल कर लें कि ऊपर से नीचे जाने पर आवर्त सारणी के अंदर आकार बढ़ता है, क्यों, क्योंकि कोशों की संख्या में बच्चों क्या होती है, वृद्धि होती है, नए नए कोश जुड़ते चले जाते हैं। लेकिन अगर मैं दाएं से बाएं की बात करता हूं, लेफ्ट से राइट की बात करता हूं, तो आप क्या कहोगे बच्चों, आकार में क्या होती है, कमी होती है। आकार कम क्यों होता है, क्योंकि यहां से Z इफेक्टिव का मान इंक्रीज होता है। Z इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। इसको बंद करो, बहुत गर्मा फेंक रहा है यार, आराम से, वो तो चालू, कैमरा चालू है, इसको रहने दो, इसको बंद कर दो बस खाली, है ना। तो जरा ध्यान से देखना प्यारे बच्चों कि अगर लेफ्ट से राइट की अगर अपन लोग बात करना चाहें तो आकार में क्या होती है, कमी होती है, क्योंकि Z इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ जाता है।
जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रभावी नाभिकीय आवेश, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया है ना। फैन चालू करेंगे तो आवाज थोड़ी आएगी इसके अंदर, करके देख दो आप ना, आएगी तो बच्चे थोड़ा मैनेज कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो बताना प्यारे बच्चों, आपसे जनरली कोई सवाल मैं करना चाहूं, जरा ध्यान देना, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। आपसे पूछे कि निम्न में से सत्य और असत्य कथन को पहचानिए, निम्न में से सत्य और असत्य कथन को पहचानिए। पहला स्टेटमेंट यह है कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर आकार हमेशा बढ़ता है, आकार हमेशा बढ़ता है। क्या बोला मैंने, आवर्त सारणी में पूरा लिख लेना आप साथ साथ में, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर आकार हमेशा बढ़ता है। ऑप्शन बी, आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर आकार हमेशा घटता है, आकार हमेशा घटता है। ऑप्शन सी, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर आकार सामान्यतया बढ़ता है। ऑप्शन 4 है, दाएं से बाएं जाने पर आवर्त सारणी में आकार सामान्यतया घटता है। कौन सा कथन तो सही है और कौन सा कथन आपका गलत है, यह आपको अभी एक्सप्लेन करना है बच्चों, आपको अभी एक्सप्लेन करना है जी। जनाब याद रखना कि जब भी आकार की बात होती है ना, तो हमेशा तो अपन शब्द लगा ही नहीं सकते। जब भी आपको हमेशा लगा हुआ मिल जाएगा ना, मान के चलो वो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि आपको पता है कि कुछ ट्रेंड ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, पहले बढ़ता है फिर घट जाता है फिर बराबर हो जाता है, ऊपर से नीचे आएंगे तो पहले बढ़ेगा, कभी कभी घट भी जाता है। जैसे अपन एल्यूमिनियम की और गैलियम की बात करते हैं तो 3D 4D 5D के अंदर बात करेंगे तो टाइटेनियम फिर जिरकोनियम हाफनियम का बराबर हो जाता है ड्यू टू लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए स्टेटमेंट दिए जाते हैं। तो मैंने क्या बोला कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर आकार हमेशा बढ़ता है, ना जनाब ना, हमेशा तो शब्द दिया आएगा, या भी क्या लिखा हुआ है हमेशा, तो गलत बात है भाई साहब। आकार सामान्यतया बढ़ता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। आकार सामान्यतया घटता है दाएं से बाएं जाने पर, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो पता क्या चला, ये स्टेटमेंट के अंदर भी बच्चों को कभी कभी उलझा देता है एग्जामिनर, तो अपने को बिल्कुल नहीं उलझना है। बोलो बच्चों, आपको बात समझ में आई क्या? 4 स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया भाई साहब? 4 स्टेटमेंट आपको समझ में आ गए क्या? जल्दी से बता दो बच्चों, जल्दी से बता दो। देखो बच्चों, मैं आपके लिए गर्मी के अंदर मेहनत कर रहा हूं ना, तो आप लोग भी इतनी सी मेहनत करो कि अच्छे से पढ़ाई करो यार आप लोग, है ना। और लेक्चर को जितना ज़्यादा हो सके ना आप शेयर कीजिए, कि भाई साहब मेरी जो टी शर्ट है ना पीछे से एकदम गीली हो चुकी है मेरे भाई, इतने ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, इतने ज़्यादा स्वेटिंग आ रही है मेरे को, ठीक है। चलो, तो ये ट्रेंड आपको पता लग गया, ट्रेंड अच्छा ट्रेंड है, शानदार ट्रेंड है, शानदार शानदार। याद रखना है आप लोगों को, आवर्त सारणी के अंदर ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार सामान्यतया बढ़ता है, दाएं से बाएं जाएंगे आकार सामान्यतया घटता है। अब अपन बात करते तत्वों की। देख लो बच्चों, कुछ एलिमेंट्स की मैं आपके सामने बात करने की कोशिश कर रहा हूं, सर ध्यान देना बेटा जी। लो, हम बात करते हैं आवर्त संख्या 1 की। आवर्त नंबर 1 में कौन कौन आता है? हाइड्रोजन और हीलियम, करेक्ट। तो होना तो क्या चाहिए कि इधर से इधर जाने पर आकार क्या होता है बच्चों? घटता है, यस और नोट। तो घटता है मतलब हाइड्रोजन सबसे बड़ा और हीलियम उससे छोटा, ये होना चाहिए एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेशन तो इसकी थी, एक्सपेक्टेड तो ये होना चाहिए कि आकार इधर से इधर जाने पर क्या होता है? घटता है, तो मतलब H बड़ा हीलियम छोटा। लेकिन प्यारे बच्चों याद रखना, हीलियम का आकार हाइड्रोजन से क्या होता है? बड़ा होता है। हीलियम का आकार हाइड्रोजन से क्या होता है बच्चों? बड़ा होता है। क्यों? आपको पता है बच्चा, जो हीलियम होती है ये कौन सी गैस होती है बच्चों? अक्रिय गैस। देखो लॉजिकल सवाल है, अभी इस कुछ देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जरा ध्यान देना, इधर ध्यान दो, ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको एक्सप्लेन किया है कि जो हमारी अक्रिय गैसें होती है ना, अक्रिय गैसों में कौन सी रेडियस पाई जाती है? वान डेर वाल। और वान डेर वाल की त्रिज्या क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। इसलिए बच्चों याद रखना, इसलिए आप लोग याद रखोगे प्यारे बच्चों कि जो यहां पर ट्रेंड होगा वो क्या होगा?
हीलियम का आकार हाइड्रोजन से बड़ा होता है, क्योंकि ये कौन सी होती है, अक्रिय गैस, और अक्रिय गैसों में क्या पाई जाती है, वैन डर वाल त्रिज्या पाई जाती है। ये इसका रीजन होता है बच्चों। बोलो ये पहला पॉइंट आप समझ गए क्या? पहले आवर्त के बारे में जो मैंने आपको कहानी सुनाई वो आप समझ गए क्या मेरे प्यारे साथियों? तो आप कहोगे यस सर, बिल्कुल हम समझ गए। इसी तरीके से मेरे बच्चों, मैं आपको सेकंड आवर्त की कहानी सुनाना चाहता हूं। तो जो सेकंड आवर्त होता है, आवर्त नंबर जो सेकंड होता है, इसमें कौन कौन से तत्व प्रेजेंट होते हैं? तो आप कहोगे लिथियम होता है, आप कहोगे मैग्नीशियम होता है, आप कहोगे नहीं बेरिलियम, सॉरी, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो जनरली बच्चों ट्रेंड क्या होना चाहिए था कि इधर से जब आप इधर की ओर मूव करेंगे तो आकार क्या होना चाहिए बच्चों? कम होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो एक्सपेक्टेड तो क्या आएगा? लिथियम सबसे ज्यादा, देन बेरिलियम, देन बोरोन, फिर कम कम होता चला जाएगा ऐसे ना। ये हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर आता है। लेकिन आपको पता है ये नियोन क्या होती है? अक्रिय गैस होती है। तो नियोन यहां से हटकर कहां चला जाता है? यहां चला जाता है बच्चा, यहां पे, इधर। तो पता क्या लगा कि जो अक्रिय गैसें होती है ना, अपने आवर्त में सबसे बड़ी होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट। हर पहले आवर्त की बात कर लूं, दूसरे की या तीसरे की, और चौथे आवर्त तक की मैं बात करना चाहता हूं। चौथे आवर्त तक की अगर अपन लोग बात करना चाहें तो आप क्या बोलोगे? जो अक्रिय गैसें होती है, नोट करके लिख सकते हो आप लोग, अक्रिय गैसें अपने आवर्त में, अक्रिय गैसें अपने आवर्त में सबसे बड़ी होती है, अपने आवर्त में सबसे बड़ी होती है बच्चों। ध्यान रखना, बड़े काम की बात है। तो ये वाला ट्रेंड आपको याद ही करना है बच्चों, कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि निम्न में से सबसे बड़ा कौन या निम्न में से सबसे छोटा कौन, तो आपको क्रम के बारे में पता होना चाहिए प्यारे साथियों। ये आपको कहानी समझ में आ गई क्या दोस्तों? बोलो बच्चों, आपको ये कहानी समझ में आ गई क्या? जल्दी से कह दो, आपको ये वाली कहानी समझ में आ गई क्या? जल्दी से बता दो, आपको ये वाली कहानी समझ में आ गई क्या? अब देखो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों। आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं, जरा ध्यान से देखना। इन क्वेश्चंस में से कोई सा भी एक क्वेश्चन आपको आईसीआर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूं। देखो, अब मेरे को क्वेश्चन तो याद है नहीं, बट यहां पे लिखा हुआ है बच्चों, यहां पे लिखा हुआ है Al+3, यहां लिखा हुआ है Mg+2, यहां लिखा हुआ है Na+, यहां लिखा हुआ है आपका F-, यहां लिखा हुआ है O-2। एक बार चेक कर लूं क्या मैं? बिल्कुल ये लिखा हुआ है आपके सामने। क्वेश्चन ये है कि आपके पास में 1 2 3 4 5 आयन है, इनको आकार के क्रम में आपको अरेंज करना है कि सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन। दूसरी वाली बात, इन सब के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या है 10। इन सब के पास कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों? 10। तो अब आप मुझे बता दो कि आकार में सबसे बड़ा कौन और सबसे छोटा कौन। प्लीज, आपको कसम है, बिना देखे इसको सोल्व करो और कमेंट माध्यम में अपना आंसर दो भाई साहब। अगर आपको पता है सबसे बड़ा कौन तो यस लिख दो, नहीं पता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फटाफट आप लोगों को मैं 30 सेकंड का वक्त देता हूं, आप इसको आराम से अरेंज करो भैया, जल्दी से अरेंज कर दो भाई साहब। लो मैं हट जाता हूं। बढ़िया क्वेश्चन है, एज इट इज एग्जाम में छपा हुआ आपको देखने को मिल सकता है साथियों। बड़ा प्यारा क्वेश्चन से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एक एक बात को फील करना पड़ेगा अगर आपको केमिस्ट्री के अंदर नंबर पूरे लाने हैं तो। बोलो मेरे साथियों, बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो अब बताता हूं प्यारे बच्चों, इन सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन, आप सब लोग जानते ही हो। मैंने क्या कहा था कि जब भी आपके पास में कैटायन एनायन आ जाए, है ना, और मान के चलो तो आप क्या बोलते हो कि नेगेटिव सबसे आगे आता है, फिर उदासीन होता है, फिर पॉजिटिव इसके पीछे, करेक्ट। और अब देखो यहां पे 3 तो है कैटायन और 2 है एनायन, सही है। तो इतनी बात तो अपने को पता है कि कैटायन की साइज तो एनायन से हमेशा कम रहेगी। अब एनायन के अंदर भी 2 आ गए, एक तो F- आ गया और एक O-2 आ गया। तो मैंने क्या कहा था कि जितना ज्यादा नेगेटिव आकार उतना ज्यादा सबसे बड़ा कौन? O-2। इसके पीछे कौन? F-। और अब देखो 3 आपके पास में कैटायन है, तो जितना ज्यादा कैटायन पर आवेश आकार उतना छोटा, तो इस पर कैटायन पर सबसे कम, तो यहां पे कौन आएगा? Na+।
फिर कौन आएगा mg+2 और फिर कौन आएगा al+3। ईमानदारी से बताना प्यारे बच्चों, कितने बच्चों ने इस ऑर्डर को लिखा है, कितने बच्चों ने ये वाला ऑर्डर लिखा है। और ये सवाल है बच्चों IIT का सवाल है, ये सवाल है नीट का सवाल है, एज इट इज पूछ रखा है और जेट वाले बच्चे आराम से इसको सोल्व कर देते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यस और नोट जल्दी से प्यारे बच्चों बता देना, ये वाली बात आपको समझ में आ गई क्या? कितने लोगों ने यही ऑर्डर लिखा है? प्लीज आप कमेंट में यस लिखो ताकि मुझे पता तो चले, हाँ भाई बच्चे अपनी पढ़ाई तो लगातार कर रहे हैं। पुरानी बातें सबको ऑलरेडी पता है, करेक्ट। इसके बाद में आपको मैं एक क्वेश्चन और देता हूं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये है, S-2 Cl- K+ Ca+2। बच्चों आपको ना इनको अरेंज करना है, हाँ ये बिल्कुल आपको ना इनको साइज के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो वही मैं आपको टाइम देता हूं, फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करें। तो आप क्या कहोगे सर कि जितना ज्यादा एनायन साइज उतनी ज्यादा, तो S-2 सबसे बड़ा, फिर Cl-, फिर K+ आएगा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव साइज उतनी कम। इन सब के पास इलेक्ट्रॉन्स होते 20। बोलो बात समझ में आई क्या आप लोगों को? ईमानदारी से बोलो ना यार, ये थी आइसो इलेक्ट्रॉनिक की कहानी बच्चों। बोलो आप लोगों को बात समझ में आ गई क्या? ईमानदारी से बताओ मेरे साथियों, ईमानदारी से। बड़े काम की कहानी है भाई साहब। अब मेरी तो पसीने में हालत खराब हो रखी है, बट आप लोग का साथ है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन टॉपिक को सीख के ही जाएंगे प्यारे बच्चों, बिल्कुल तरीके से सीख के जाएंगे। अब एक क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है, लो भैया क्वेश्चन लिखो सब लोग। क्वेश्चन ये है, आकार का सही क्रम है, वेरी इंपॉर्टेंट। आकार का सही क्रम है, ऑप्शन ए बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ऑप्शन बी थैला, इन, गाजर, आलू, बैंगन। ऑप्शन सी बैंगन, गाजर, आलू, इन, थैला। ऑप्शन डी बैंगन, गाजर, IN, AL। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। आप सब लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, प्लीज इस क्वेश्चन का आप लोग सही आंसर कमेंट करें। एज इट इज, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करके लिख देना प्यारे बच्चों, एज इट इज, एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। आकार का सही क्रम क्या होगा? क्योंकि भाई साहब जेट जो एग्जाम होती है ना, जेट, ये तो टाइम पास करवा दे बच्चों से। ले भाई साहब एकदम आसान से सवाल देता है टेबल के, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो कितना फर्जी सवाल दे दिया, निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अरे सबको ही आता है। अगर तू क्रोमियम का पूछता, अगर तू कॉपर का पूछता, तब तो मैं तेरे को मानता कि भाई तू पेपर अच्छा बनाता है। तूने किसका पूछ लिया? निकल का पूछ लिया, बच्चे फिर भी इसको गलत कर आए। ये जेट एग्जाम अपने आप में धोखा देता है हम लोगों को। हम लोग इतना सारा पढ़ के जाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैंने बच्चों को इतना पढ़ाया है दोस्तों, इतनी उनकी प्रैक्टिस करवाई है, लेकिन इतने घटिया सवाल पूछे, इतने बेकार सवाल उसने पूछे। रिएक्शंस की बात की जाए, इतने रिएक्शंस थी भाई साहब, लेकिन उन्होंने एक तो विलियमसन वाला पूछा है और एक फ्रीडेल क्राफ्ट वाला टोलुइन का बनना पूछा है। तो प्लीज इस क्वेश्चंस का आप लोग आंसर कमेंट करें, इस क्वेश्चंस का आप लोग आंसर कमेंट करें। जबरदस्त क्वेश्चन, कातिल सवाल है मेरे भाई, कातिल बोले तो खतरनाक वाला कातिल सवाल है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने सी ऑप्शन को टिक किया था? यहां पे देखो कहानी क्या बनी है। देखो ये गलत ऑप्शन को छाटो, सबसे पहले तो सबसे पहले गलत को छाटो। अजीब, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ऊपर से नीचे जाएंगे तो अपन को इतना तो पता है आकार क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब ये गलत सही है। और यहां पे ये देखो, ये ट्रेंड कई बच्चों ने इसको टिक कर दिया होगा भाई साहब।
लेकिन यहां पे क्या होता है ना, एल्यूमिनियम की जगह गैलियम आता है, गैलियम की जगह एल्यूमिनियम आता है। यस और नोट, बात समझ में आ रही है? यहां पे क्या होता है ना कि गैलियम के अंदर क्या होता है ना, यहां पे डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो जाती है, सो दैट इसकी पुअर शील्डिंग होती है। पुअर शील्डिंग की वजह से इसका आकार एल्यूमिनियम से कम हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यू टू, किसके कारण? ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। पुअर शील्डिंग का मतलब परिरक्षण होता था ना भाई साहब, एस का सबसे ज्यादा, देन पी का, देन डी, देन एफ, ये होता है शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर, परिरक्षण प्रभाव का ऑर्डर। सो यहां पे डी ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, सो दैट इसका आकार एल्यूमिनियम से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा वही टीएल, कोई टेंशन वाली बात, फिर आईएन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहां पे गैलियम आना चाहिए था बट आ कौन गया, एल्यूमिनियम, बिकॉज ऑफ गैलियम के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन डी में जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी शील्डिंग क्या होती है, पुअर होती है, आकार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबरदस्त कातिल क्वेश्चन है भाई साहब, कातिल सवाल है। कई लोगों ने इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही किया होगा, है ना? ओके माय डियर, आगे चलते हैं। आगे अगर अपन लोग बात करना चाहे मेरे प्यारे बच्चों, जरा आप लोग ध्यान देना। आगे अब हम एक क्वेश्चन आपको और लिखाते हैं। देखो, एक नोट लिखवाता हूं आप लोगों को। नोट, अगर अपन लोग 3D, 4D, 5D सीरीज की बात करें, डी ब्लॉक की बात करना चाहता हूं, जैसे यहां पे कौन, स्कैंडियम आता है, इट्रियम आता है और लेंथेनम आता है। आपको पता है कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ऊपर से नीचे जाने पर बच्चों क्या होता है, आकार इंक्रीज होता है। बिल्कुल सही, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो यहां पे क्या होगा ना कि लेंथेनम का आकार सबसे बड़ा, देन यट्रियम और देन स्कैंडियम। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल एज इट इज आंसर आपको टिक करना है। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, आपको मालूम है लेंथेनम के बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट चालू हो जाते हैं। यस और नॉट? लेंथेनम के बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट चालू हो जाते हैं। अगर मैं बात करता हूं टाइटेनियम की, जिरकोनियम की और हॉफनियम की बात करना चाहता हूं, तो ऊपर से नीचे जाने पर आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। इट मींस टाइटेनियम सबसे छोटा, फिर जिरकोनियम, फिर हॉफनियम। ये ट्रेंड आना चाहिए था, बट आता क्या है, टाइटेनियम सबसे छोटा और जिरकोनियम और हॉफनियम का आकार लगभग सा बराबर हो जाता है, लगभग सा बराबर हो जाता है। ये जबरदस्त क्वेश्चन है। ड्यू टू लेंथेनोइड कंट्रैक्शन, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आने की वजह से। अगर मैं बात करता हूं, ये ग्रुप नंबर 3 है। ग्रुप 3 के बाद में 3D, 4D, 5D की बात करेंगे तो पता क्या चला कि 4D और 5D का आकार लगभग क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ये ट्रेंड फॉलो होता है। फिर वहां पे 3D छोटा, 4D लगभग बराबर किसके होता है, 5D के। यस और नोट? ये बड़ा नोट भी कमाल इंपॉर्टेंट है भाई साहब। अगर अपन लोग ग्रुप नंबर 3 की बात करते हैं, क्योंकि ग्रुप नंबर 3 में कोई एफ ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है, लेकिन ग्रुप नंबर 4 की अगर आप लोग बात करेंगे ना, तो यहां पर लेंथेनम के बाद में एफ ब्लॉक चालू हो जाता है। सो एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, लेंथेनोइड संकुचन की वजह से आकार में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। सो दैट 4D और 5D लगभग बराबर के आकार के हो जाते हैं। पूछ लेता है कि निम्न में से किसका आकार लगभग सा बराबर है। याद करना, जिरकोनियम, हॉफनियम के बाद वाले सारे, और ये भी उसी के अंदर आता है। बोलो, बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा हो गया एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। अब एटॉमिक रेडियस के अंदर एक लास्ट टॉपिक ये आता है बच्चों, ये सवाल मैं आपको देकर जा रहा हूं, प्लीज आप इसका आंसर मुझे बता दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सारी बातें मैं बताऊंगा तो आप भी तो कुछ करेंगे भाई। 3D सीरीज की बात करूं, वेरी इंपॉर्टेंट कहानी बच्चों। 3D सीरीज की अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। आप लोगों को इसमें आकार का क्रम लिखना है कि आकार का क्रम क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी, लगा लेना इंपॉर्टेंट। सवाल क्या पूछा मैंने कि 3D सीरीज को स्कैंडियम से लेकर जिंक को आकार के क्रम में आप अरेंज करो कि सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन, कहां पर बराबर आता है, कहां पर क्या इफेक्ट लगता है भाई साहब। ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वाले सवाल को सोल्व कर जाना, मान के चलो
ICAR के अंदर छपा हुआ सवाल आपको मिल सकता है, यस और नोट। ये हमारा होता है आई आकार का क्रम। एक बार फिर से आप लोग देखेंगे, फिर से आप लोग देखेंगे, फिर से आप लोग देखेंगे बच्चों, फिर से आप लोग देखेंगे। देखो रे, कहाँ चला गया? ये रहा। फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो गर्मी की वजह से परेशानी भी होती है, सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है बच्चों। जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई या नहीं। प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दीजिए आप लोगों को मेरी बात समझ में आई कि नहीं। जल्दी से आप लोग बता दो आप लोगों को मेरी बात समझ में आई या नहीं समझ में। ओके, ये देखो, ये अपन ने आकार के अंदर डिस्कस किया है। ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथियों, सब लोग ध्यान से देखना बच्चों। माइक चेक कर लो एक बार, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? यस, आवाज आपको बिल्कुल आ रही है। देखना मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने क्या देखा? आप लोगों ने सबसे पहले परमाणु त्रिज्या के बारे में देखा। पहली स्लाइड तो हमारी ये रही। उसके बाद अपन ने डिस्कस किया ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं, केटाइन और एनाइन की बात करते हैं। उसके बाद अपन ने डिस्कस किया ये ट्रेंड्स की बात की हम लोगों ने, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट के थ्रू क्वेश्चन कैसे पूछेगा उसकी बात करें। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो मैंने किया वो ये किया, पहले आवर्त की बात करी, दूसरे आवर्त की मैंने बात करी। ठीक है, यहाँ पे लिखा अक्रिय गैसें अपने आवर्त में क्या होती है? सबसे बड़ी, क्योंकि उनमें क्या पाई जाती है? वंडर वॉल रेडियस पाई जाती है। उसके बाद जो मैंने बात करी आपके सामने, कुछ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को आकार के क्रम में आप लोगों ने अरेंज किया है। उसके बाद मैंने बात करी, वेरी इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे बनाए मैंने आप लोगों को। एक तो बोरोन फैमिली के बारे में, और उसके बाद मैंने डिस्कस किया लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। ये कहानी आप लोगों को पसंद आ गई होगी। फिर ये क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, HW, जो कि आपको ट्राई करना है। ओके, नाउ आप सब लोग डाल दीजिए हेडिंग आयनन ऊर्जा। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट डाल दीजिए आप सब लोग। आयनन ऊर्जा, जबरदस्त कहानी, इंपॉर्टेंट कहानी बच्चों। टॉपिक का नाम है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा 2 टॉपिक ही पढ़ेंगे साथियों, क्योंकि गर्मी के अंदर हालत बहुत खराब है। या इसको बोलते अपन आयनन विभव। आयनन विभव, करेक्ट। ये कॉन्सेप्ट बड़ा जबरदस्त है। जिसको आकार आता है ना बेटा, उसको ये भी आता है, लिख लो। जिसको आकार के बारे में सारी बातें पता है, उसको ये भी सारी बातें पता रहेगी प्यारे बच्चों। अब पहला सवाल मैं आप लोगों से करना चाहता हूं, आयनन विभव का मतलब क्या होता है? बच्चों जरा ध्यान से मेरी बातों को सुनना, आप लोग मेरी बातों को फील करना। अगर सच में आपको समझ में आए तो प्लीज आप यस थम्स अप आपका जो इमोजी होता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भाई साहब। और अगर आपको चीजें पहले से पता है तो आप लेक्चर को स्पीड में करके भी पढ़ सकते हो, करेक्ट। देखो कहानी क्या होती है, आयनन ऊर्जा का मतलब क्या होता है, देखना मेरे बच्चों। आयनन ऊर्जा का मतलब होता है कि जब किसी आइसोलेटेड गैसेस परमाणु के, जब किसी आइसोलेटेड मतलब विलगित बोला जाता है हिंदी के अंदर, जब विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है, तो जिस
मिनिमम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा। यस और नोट। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो इसको बोला जाता है कि द मिनिमम एनर्जी विच आर रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड गैसियस एटम। यस और नोट। अब हिंदी वालों को तो पल्ले ही नहीं पड़ा भाई साहब, मैंने क्या बोल दिया। तो मैं बताना चाहता हूं हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं भाई साहब। जब देखना बच्चों, जब नहीं मोटा हो जाएगा ज्यादा, जब की होगा, जब किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है, तो जिस मिनिमम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा कहा जाता है। यस, इसको इंग्लिश में आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं अपन। यस और नोट, ठीक है। जैसे कि मान के चलो ये अपना कोई नाभिक है और नाभिक के चारों ओर ये क्या प्रेजेंट है, कक्षाएं प्रेजेंट है, करेक्ट, ओके माय डियर। और ये हमारा बाह्यतम कोश है, इसको अपन बोलते हैं संयोजी कोश या बाह्यतम कोश। सही। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और इस नाभिक के बीच में आकर्षण क्या है दोस्तों, कम है। आकर्षण क्या है, कम है। तो जब इस इलेक्ट्रॉन को अपन बाहर निकालेंगे, जब इस इलेक्ट्रॉन को अपन बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने के लिए जिस मिनिमम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जिस मिनिमम ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसी को अपन क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा। और इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के रूप में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में से इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के रूप में इसकी कहानी दी जाती है। तो क्या देखा आप लोगों ने कि ये हमारा बाह्यतम कोश हो गया। इस बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जिस मिनिमम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा। मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि जो आयनन ऊर्जा होती है वो क्या ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है या कम होती है, क्या कहानी होती है, इन सब की बातों की चर्चा आपके सामने करने वाला हूं। या आपको पता हो तो आप स्पीड में इस लेक्चर को आगे देख सकते हो। जैसे कि मान के चलो ये ए है, इस ए में से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूं तो बनता है ए प्लस। जैसे ही ए प्लस बना साइज छोटी हो गई। फिर अगर ए प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन को मैंने और बाहर निकाल दिया तो बन गया ए प्लस 2, फिर साइज छोटी हो गई। फिर ए प्लस 2 में से और इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर निकाल दिया, फिर क्या बन गया ए प्लस 3, साइज और छोटी हो गई। तो इसके लिए जो ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है उसको अपन बोलते आई ई फर्स्ट, इसको बोलेंगे आयनन ऊर्जा सेकंड, इसको बोलेंगे आयनन ऊर्जा थर्ड। तो बताओ इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल कहां पर, यहां से मुश्किल से निकलेगा, यहां पर मुश्किल से निकलेगा या यहां पर मुश्किल से निकलेगा। तो आप क्या कहोगे कि सर जिसकी साइज छोटी होगी ना, साइज छोटी होने पर क्या होता है कि जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन्स होता है उसके मध्य आकर्षण बल के मान बढ़ जाते हैं। बच्चों अगर साइज छोटी हो जाएगी तो नाभिक और बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसके मध्य आकर्षण बल के मान बढ़ जाएंगे। आकर्षण बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी, तो उनको सेपरेट कर पाना, उनको अलग कर पाना मुश्किल नहीं होता, आसान नहीं होता, मुश्किल का काम होता है प्यारे बच्चों। तो पता क्या लगा कि जिसकी साइज छोटी होगी उसकी आई ज्यादा होगी मेरे बच्चों। मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल होता है, उन दो प्रेमियों को अलग करना बड़ा मुश्किल होता है। वो दो प्रेमी कौन कौन, ये एक तो नाभिक और ये बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन। अगर साइज छोटी हो जाती है तो अगर सक्सेसिव एनर्जी लेवल की बात करूं
तो याद रखना सवाल छप सकता है, IE थर्ड सबसे ज्यादा होती है, फिर IE सेकंड होती है और फिर IE फर्स्ट होती है। यस और नोट। सक्सेसिव आयनन ऊर्जा का अगर आपसे क्रम पूछे, क्रमागत आयनन ऊर्जा का आपका क्रम पूछे, तो याद रखना जो ज्यादा नंबर की होगी वो ज्यादा होगी। पूछो कैसे? ज्यादा नंबर का मतलब होता है कि साइज अगर तुमने छोटी कर दी मेरे बच्चों, तो नाभिक और बाह्यतम कोश के मध्य आकर्षण बल के मान बढ़ जाते हैं, और जैसे ही अट्रैक्शन फोर्स के मान इंक्रीज हो गए, उन दो प्रेमियों को अलग कर पाना मुश्किल नहीं होगा, मतलब मुश्किल नहीं होगा, मतलब उनको अपन अलग नहीं कर सकेंगे। मतलब मेरा बोलने का मतलब यह है, टंग थोड़ी फिसल जाती है, कि साइज छोटी होगी अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा अलग नहीं कर सकते, तो अलग करना है तो तेरे को ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, ज्यादा ऊर्जा तेरे को देनी पड़ेगी। यस और नो। मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि आप लोगों ने उष्मागतिकी के अंदर 2 टॉपिक पढ़े, सवाल छप सकता है, जो बोल दिया ना भाई साहब उनको याद रखना, सवाल छप सकता है। आपने 2 चीजें पढ़ी है, एक तो उष्माशोषी, वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई, मैंने ही आप लोगों को पढ़ाया है। एक तो होती है उष्माशोषी, एक होती है उष्माक्षेपी। ओके माय डियर, उष्माशोषी के लिए डेल एच का मान आता है धनात्मक और इसके लिए आता है ऋणात्मक। मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि आयनन ऊर्जा के लिए डेल एच का मान धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक आएगा? सवाल पूछ सकता है भाई, सवाल बन सकता है। जबरदस्त कॉन्सेप्ट, सोच के बताना कि इसके लिए डेल एच का मान पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। यस और नोट। ओके माय डियर, अगर अपन ट्रेंड्स की बात करें, थोड़ा सा अगर अपन ट्रेंड्स की बात करें, अगर मैं आप लोगों से ऐसे पूछ लूं कि आयन, जैसे ये एक टॉपिक है आयनन एंथैल्पी क्या होती है, पूछ लेता है कभी कभी आप लोगों से आयनन एंथैल्पी क्या होती है, तो फालतू की बात है यार। आयनन एंथैल्पी का मतलब होता है कि 1 मोल गैसियस परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो अपन एनर्जी खर्च करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? आयनन एंथैल्पी। सही? ओके चलो, जब 1 मोल गैसियस परमाणु अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको आयनन विभव कहा जाता है, आयनन एंथैल्पी कहा जाता है। करेक्ट। सवाल क्या पता बन जाए। अब भाई साहब मेरे को तो सारे सवाल इंपॉर्टेंट लगते हैं कि आयनन ऊर्जा डेल एच IE और आपका डेल एच IE और आपका जो कौन सा है डेल एच, मतलब इसको बोलते हैं एंथैल्पी, और आयनन ऊर्जा में क्या रिलेशन होता है? तो ये होता है आयनन ऊर्जा प्लस 5/2 RT। एक बार चेक कर लो क्या? हाँ, ये हमारा रिलेशन होता है। क्या पता एक सवाल बन जाए कि आयनन ऊर्जा और आयनन एंथैल्पी के अंदर क्या ऑर्डर होता है, इनका क्रम क्या होता है? बच्चों क्या बोलोगे? डेल एच IE बराबर IE प्लस 5/2 RT। यहाँ पे R गैस नियतांक होता है, T टेम्परेचर होता है, ये IE होता है मतलब आयनन ऊर्जा होती है, एंथैल्पी होता है। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए भाई साहब कि आयनन एंथैल्पी और आयनन ऊर्जा में क्या संबंध होता है। तो आयनन एंथैल्पी इज इक्वल टू IE प्लस 5/2 RT। R इज द गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। अब अपन बात करते हैं वेरिएशंस की बात करते हैं। देखो क्या कहानी होती है बच्चों, ध्यान देना इधर। देखो ट्रेंड्स की बात करेंगे अपन, ट्रेंड्स की बात करेंगे बच्चों। ये हमारी आवर्त सारणी है। देखो बच्चों, आपको पता है कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार में क्या होता है? इंक्रीमेंट होता है। आकार में इंक्रीमेंट क्यों होता है? क्योंकि n का मान इंक्रीज, n मतलब कोशों की संख्या इंक्रीज। अगर आकार जितना ज्यादा बड़ा होगा तो नाभिक और बाह्यतम कोश के मध्य आकर्षण बल के मान कम होंगे, और जब आकर्षण बल के मान कम होंगे तो एनर्जी कम खर्च होगी। तो पता क्या चला? आकार बड़ा होने पर IE का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है सामान्यतया। ओके चलो, लेकिन अगर मैं इधर से इधर की बात करूं बच्चों, आकार डिक्रीज होता है क्योंकि Z इफेक्टिव मींस प्रभावी नाभिक इंक्रीज होता है।
आकार छोटा होगा, देखो मेरे हाथों को, आकार छोटा होगा तो नाभिक और बाह्यतम कोश के मध्य आकर्षण बल के मान ज्यादा रहेंगे। अतः इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, Ie का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये बातें बोली जाती है सामान्यतया, हमेशा नहीं होता भाई साहब कि हमेशा यहाँ पे Ie इंक्रीज होगी, हमेशा यहाँ पर Ie कमजोर होगी। नहीं मेरे बच्चों, ऐसा हमेशा बिल्कुल नहीं होता है, ये सामान्यतया बोला जाता है। बोलो यस और नो। पहली बात तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, अरे एक छोटा परमाणु, एक बड़ा परमाणु, उससे बड़ा, उससे बड़ा, जैसे जैसे आकार बढ़ता है तो नाभिक और आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी बढ़ती है, और दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल के मान कम होंगे, और आकर्षण बल के मान कम होंगे तो आसानी से बाहर निकलेगा। तो यहां पे एनर्जी कम खर्च होती है, यहां पे एनर्जी ज्यादा खर्च होती है। बोलो यस और नोट। बात समझ में है कि नहीं समझ में है? ठीक है, आगे चलते अपन। और इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल कहां से? दूसरी वाली बात कि जो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, जरा समझना इस बात को भी आप लोग। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसको बोला जाता है? एक तो बोला जाता है पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे D10 हो गया, S2 हो गया, P6 हो गया। एक होता है अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनको बोला जाता है स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे कि P3 हो गया, जैसे कि आप मान के D5 हो गया, यहां पे जैसे D10 हो गया, P6 हो गया, S2 हो गया। तो यहां से एक बात बताओ ना, पहले से ये स्थायी बना हुआ है, ये अपने आप को बांधे रखा है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए मैक्सिमम एनर्जी की आवश्यकता होती है। सेकंड पॉइंट कि अगर मान के चलो आपके पास में कोई अर्धपूरित और पूर्णपूरित, जैसे समझाता हूं कैसे, नाइट्रोजन की बात करें और ऑक्सीजन की बात करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2p3 लास्ट वाला, इसका होता है 2p4। अब बताओ मुझे यहां पर एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, यहां एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, Ie देना है, यहां पर भी क्या देना है, Ie देना है, सही है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, 2p2 बनेगा, यहां पे बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, 2p3 बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन से बाहर चला गया। अब बताओ इलेक्ट्रॉन आसानी से यहां पे बाहर निकलेगा या यहां पे बाहर निकलेगा? तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया, इससे तो इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ी मुश्किल की बात है मेरे भाई। तो यहां पे इसकी Ie का मान O से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। पहली बात तो ये आपको समझ में आनी चाहिए। तीसरी बात जो होती है वो ये होती है कि जो पेनिट्रेशन पावर होता है, शील्डिंग इफेक्ट होता है, S, P, D और F। जो S सबशेल होता है वो न्यूक्लियस के पास में होता है, नाभिक के पास में होता है। नाभिक के पास में होगा तो पता है अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जैसे कि मान के चलो इनसे भी इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, ज्यादा मुश्किल यहां से, और यहां से तो आसानी से बाहर निकल जाता है। देखो कैसे, मान के चलो बेरिलियम की बात करता हूं और बोरोन की बात करता हूं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 होता है। तो आप देखो यहां पर S में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, यहां पर P में जा रहा है, तो S का पेनिट्रेशन ज्यादा होता है, सो दैट इसकी Ie का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये ट्रेंड्स अपने को पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि मान के चलो मैं अरेंज करवाता हूं आप लोगों को, इधर देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नीयन। सामान्यतया यहां से यहां जाने पर क्या होता है बच्चा, आकार क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है। आकार डिक्रीज होगा तो Ie क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। तो आप क्या बोलोगे बच्चों, Na की सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर बोरोन, फिर बेरिलियम, फिर लिथियम। बट एक्चुअल में यहां पर आपको याद ये करना पड़ेगा साथियों कि यहां पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को देखो, बेरिलियम और बोरोन को देखो। यहां पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P3 होता है, इसका P4 होता है, तो इसकी Ie O से ज्यादा, मतलब ये तो यहां चला जाएगा, ये यहां पे चला जाएगा। यहां पे S के अंदर इलेक्ट्रॉन जाता है, यहां पे P में जाता है, तो इसका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, तो आकार कम हो जाएगा। आकार कम हो जाएगा तो एनर्जी ज्यादा आप लोगों को, सॉरी यहां पे शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होगा, तो यहां पर एनर्जी ज्यादा खर्च होती है, सो दैट ये इधर आ जाएगा।
इधर, ये वाला ट्रेंड भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बोलो यस और नो। इसके बाद अगर अपन लोग बात करना चाहें, आप लोग आकार के ट्रेंड को देखना और आकार के ट्रेंड के आधार पर आप इसको बताना। जैसे मैं पूछ लूं एल्यूमिनियम और गैलियम की आईई बताना आप लोग, मैं पूछूं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम की बताना आप लोग। मैं पूछूं आप लोगों से आई का क्रम आप लोग बताना मुझको, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम की बताना ही आप लोगों को भाई साहब। ये ट्रेंड आप लोगों को बताना कि इनमें आई का ट्रेंड क्या होने वाला है, करेक्ट। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मैं पूछूं पूरा बताना, पूरा BAALGAINTL, इसके आई का क्रम बताना है आप लोगों को। इसके अलावा आपको बताना है प्यारे बच्चों कार्बन वाले का क्रम, काशी गए शंकर प्रभु, कि इनमें आई का क्रम क्या होता है। यही एग्जाम के आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो आज ये दो टॉपिक मैंने डिस्कस करे हैं। गर्मी की वजह से दोस्तों मेरे से नहीं पढ़ाया जा रहा है, फिर भी आप लोग प्लीज़ इतना पढ़ लीजिए। थैंक यू सो मच। लेक्चर पसंद आए तो लेक्चर को शेयर करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।